ये वीडियो मेरी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड नंबर 30 है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे साउथ पैसिफिक के रीजन में जापान की जो पकड़ है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, फिलीपींस को हरा चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के साउथ पैसिफिक कैंपेन के आखिरी टारगेट के बारे में, डच ईस्ट इंडीज। कहानी शुरू होती है जुलाई 1941 में। ये वो महीना था जब अमेरिका ने अब जापान के ऊपर एक ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। मतलब कोई भी ऑयल जो जापान को मिलता था अमेरिका से, वो ऑयल अब नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ अमेरिका ने सारे जो जापानीज एसेट्स थे अमेरिका के पास, उन सबको सीज कर दिया था। तो उस वजह से क्या था कि अब जापान के पास, उनको ऑलरेडी वो चाइना में लड़ाई कर रहे थे, उनको ऑयल की जरूरत थी, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, और सब कुछ अब बंद हो गया था अमेरिका से। तो वो लोग परेशान हो गए। अच्छा, अमेरिका के बाद डच ईस्ट इंडीज जो साउथ पैसिफिक में एक रीजन था, जिसको आज हम इंडोनेशिया कहते हैं, वो रीजन उस समय डच लोगों के अंडर था, यानी कि नेदरलैंड्स के अंडर था। उन्होंने भी यूएस के बाद उस पर एम्बार्गो लगा दिया जापान के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम भी तुमको ऑयल नहीं देंगे। तो एक झटके में जापान की सारी ऑयल सप्लाई बंद हो गई। और ये जापान के लिए मुश्किल बात थी, क्योंकि उनके बहुत मंसूबे थे कि उनको पैसिफिक में अपनी पूरी जापानी संपर्क को फैलाना है। और उसके साथ साथ वो ऑलरेडी चाइना में थे, लड़ाई चल रही थी, चाइना जापानीज वॉर। तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो कैसे अपने कैंपेन्स को बीच में छोड़ दें। ये ऑप्शन था उनके पास, पर उन्होंने सोचा नहीं, हम ये जो हम पे एम्बार्गो लगाया गया है, हमको ऑयल नहीं दे रहे हैं, हम अब ऑयल छीन के लेंगे। और इसी वजह से उन्होंने जो पूरा जापानीज लोगों ने साउथ पैसिफिक का जो कैंपेन प्लान किया था, उनमें सारे टारगेट्स में डच ईस्ट इंडीज यानी इंडोनेशिया एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। उनको ये था कि अगर एक बार इंडोनेशिया को कैप्चर कर लिया ना, तो वहां की ऑयल फील्ड हमको मिल जाएंगी और एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, हमको ऑयल मिलेगा हमको डच ईस्ट इंडीज से। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं मैं आपको डच ईस्ट इंडीज के बारे में। ये एक बंच ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड हैं जो साउथ पैसिफिक के रीजन में है। अगर आप मैप में देखेंगे तो मलया के नीचे और बोर्नियो के वो जो पूरा रीजन है उसको डच ईस्ट इंडीज कहते हैं। बहुत सारे आइलैंड्स है ये। अच्छा, इन आइलैंड्स को कॉलोनाइज किया हुआ था नेदरलैंड्स ने, और वो सालों से, मतलब सेंचुरी से यहाँ पे थे, 3 सेंचुरी से, और यहाँ पे वो रहते थे, उनका व्यापार था यहाँ पे। सिमिलरली जैसे इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने कॉलोनाइज किया था, वैसे ही इधर डच लोगों का राज था। डच ईस्ट इंडीज की खास बात ये थी कि इनके पास बहुत सारा रबर था और बहुत सारा ऑयल था, और भी चीजें थी। टिन था इनके पास, और ये मलेरिया की दवाई इतनी सारी एक्सपोर्ट करते थे, तो काफी रिसोर्सेज थे इनके पास। और अगर आप सिर्फ ऑयल की बात करें तो डच ईस्ट इंडीज उस टाइम पे दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर था, अमेरिका, ईरान और रोमेनिया के पीछे। तो काफी ऑयल था इनके पास। और अगर जापान की ऑयल सप्लाई बंद हो गई थी, तो उनको था कि अगर हमने डच ईस्ट इंडीज को कैप्चर कर लिया ना, तो हमको सारा ऑयल जो है अपने पूरे कैंपेन्स के लिए मिलता रहे। इसी वजह से ये जगह जापानीज लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसी वजह से इस डच ईस्ट इंडीज का जो अटैक था, इन्होंने बहुत समय लेके और बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक प्लान बनाया जापानीज लोगों ने। 1941 के एंड तक आते आते, नवंबर तक आते आते, डच ईस्ट इंडीज की जो वहां पे जो मेन जो कॉलोनाइजिंग डच गवर्नमेंट थी, उनको ये आभास हो गया था कि अब ये कभी भी जापानीज लोग हमारे पे अटैक कर देंगे। तो वो उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी थी। अब ये जो आइलैंड्स थे डच ईस्ट इंडीज के, उसमें जो जावा एक आइलैंड था, वहां पे डच लोगों की मेन गवर्नमेंट थी, उनकी सीट ऑफ गवर्नमेंट थी वहां पे। तो उन्होंने सारे वहां से अपनी नेवीज को, शिप्स को और जो एयरक्राफ्ट उन्होंने भेजना शुरू किया बाकी आइलैंड्स पे, कि अगर अटैक होता है तो अब सब लोग तैयार हो। बट अभी तक जापान ने इनके ऊपर ओपनली वॉर डिक्लेयर नहीं किया था, क्योंकि शायद से जापानीज लोगों का ये सोच थी कि अगर उन्होंने इनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया ना टाइम से पहले, तो क्या होगा कि इनके पास जो ऑयल फील्ड्स हैं, इन्होंने पहले ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और हमको ऑयल तो मिलेगा ही नहीं फिर। इसलिए उन्होंने वॉर डिक्लेयर नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक ये एक क्वाजी एनिमी है डच ईस्ट इंडीज, जब तक इनसे लड़ाई हमारी नहीं होती है, तब तक इन पर वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे। और ये बात डच ईस्ट इंडीज जानते थे। वो जानते थे कि क्यों ये लोग वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली पहले इन्हीं लोगों ने, डच ईस्ट इंडीज ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जापान के ऊपर 8 दिसंबर को, यानी पर्ल हार्बर का जब अटैक हुआ था उसी समय, ये यहाँ पे टाइम आगे चलता है ना, तो 8 तारीख को इन्होंने जापान में वॉर डिक्लेयर कर दिया। और जापान ने तो वॉर डिक्लेयर नहीं किया था। जापान ने वॉर डिक्लेयर करने के लिए समय लगाया। उन्होंने 11 जनवरी अगले साल 1942 को उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हालांकि डच ईस्ट इंडीज छोटी कंट्री थी, वीक कंट्री थी, बट एक्चुअली इन्होंने पहले वॉर डिक्लेयर किया था जापान के ऊपर। जो जापानीज फोर्सेस यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रही थी, उनको कमांड कर रहे थे जनरल मिशाची ताराउची। ये जो पूरा
ईस्ट इंडीज का जो कैंपेन प्लान किया गया था, इसको इस तरह से बनाया गया था कि पहले बोर्नियो के आइलैंड्स को कैप्चर करेंगे, वहां पे जितनी एयरफील्ड्स हैं उनको पहले कैप्चर करेंगे, उसके बाद लैंडिंग्स होंगी वहां पे। तो सारा पूरा इन्वेजन ऐसे हुआ था कि पहले इनके जापानीज एयरक्राफ्ट आते थे, वो बॉम्ब करते थे लैंडिंग जगहों को, जब वो क्लियर होती थी, जब इनकी एयर सुप्रीमेसी हो जाती थी, उसके बाद यहाँ पे लोग क्रूज भेजते थे। ऐसे करते करते 15 दिसंबर 1941 से लेके 19 जनवरी 1942 तक इस पूरे आइलैंड पे बहुत डिफरेंट जगह पे, अलग अलग जगहों पे लैंडिंग्स हुई थी। जापानीज लैंडिंग्स हुई थी मिरी, सेरिया, कुंचिंग, जसलतोन और संदाकन में। जब बोर्नियो को पूरी तरह कैप्चर कर लिया, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद जापानीज लोग का अगला जो मेन टारगेट था, जावा और सुमात्रा के आइलैंड्स, इनके ऊपर अटैक करने का इनका प्लान 3 pronged था, मतलब 3 डायरेक्शन से अटैक। एक था वेस्टर्न फोर्स, फिर एक सेंटर फोर्स और एक ईस्टर्न फोर्स। तो ये 3 डायरेक्शन से इन्होंने अटैक अपना स्टार्ट किया, जो मेन अटैक था इन लोगों का। ये तो अटैक की बात हो गई। जो डिफेंडिंग फोर्सेस थी यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी डिफेंस करने के लिए, और इन्होंने मिलके एक कमांड बनाया। इस कमांड का नाम था ABDACOM, इतना बड़ा नाम है, ABDACOM। अमेरिकन, ब्रिटिश, डच, ऑस्ट्रेलियन कमांड, 4 कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व थी। और इसी वजह से इनका जो कमांड स्ट्रक्चर था ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज है, तो किसको आप मेन कमांड दोगे, किसको आप डेप्यूटी बनाओगे, किसको लैंड फोर्सेस, किसको एयर फोर्सेस। तो बेसिकली ये काफी एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। पर ये जो सारी डिफेंसिव फोर्सेस थी, इनका जो मेन कमांड दिया गया वो था ब्रिटिश फील्ड मार्शल आर्चिबल्ड बेवल के पास, और उनके बाद फिर लैंड फोर्सेस का कमांड किसी और को दिया गया, एयर फोर्स का अलग किसी को कमांड दिया गया, नेवल फोर्सेस का अलग। तो ये अलग अलग लोगों के पास कमांड थे। अभी जो इतनी सारी कंट्रीज, 4 कंट्रीज डच ईस्ट इंडीज को डिफेंड करने में लग गई थी और सबको अलग अलग कमांड दिया गया था, तो इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन था, क्योंकि हर कंट्री अपना अपना स्वार्थ देख रही थी। अब ब्रिटिश फॉर एग्जाम्पल, उन लोगों को यह था कि डच ईस्ट इंडीज बचा रहना चाहिए, क्योंकि उनको मलया और सिंगापुर को प्रोटेक्ट करना था, और उनको वो जगह से प्रोटेक्ट करनी थी, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गया ना, तो पूरी तरह इंडिया, जो ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी था उस समय, वो पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। और जो ईस्टर्न हिस्सा है इंडिया का, वहां से आसानी से जापानीज इन्वेजन आ सकता है। तो उनको इंडिया को प्रोटेक्ट करना था। इस वजह से उन लोगों को यह था कि डच ईस्ट इंडीज हाथ से नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन का यह मानना था कि अगर ये रीजन हाथ से निकल गया, तो इस पूरे साउथ पैसिफिक एरिया में कोई भी उनको मिलिट्री बेस मिलेगा ही नहीं, जहां से वो काउंटर अटैक कर सके या अपना दबदबा इस एरिया में बना सके। तो इसके साथ साथ अगर ये हाथ से निकल गया, तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। तो इस वजह से उनको था कि यहाँ से जाना नहीं चाहिए डच ईस्ट इंडीज। तो इस वजह से इन दोनों कंट्रीज का ये स्वार्थ था। जब भी किसी इंपीरियल के पावर के पास कोई एक कंट्री, एक कॉलोनी होती है, तो ऑब्वियसली उनका उसमें सबसे बड़ा स्वार्थ होता है कि अगर ये कंट्री यहाँ से निकल गई, तो यहाँ से इतना पैसा जो मिलता है, इतना ट्रेड हम करते हैं, वो सब हाथ से निकल जाएगा। और एक्चुअली डच लोग यहाँ पे बहुत सालों से थे, तो वो तो ऐसा कहते थे कि हमारा सेकेंड होम है ये डच ईस्ट इंडीज। तो उनको था कि ये हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो सारे कंट्रीज यहाँ पे थे, सबका अलग अलग इसमें स्वार्थ था। इस पूरे एरिया में बहुत सारे आइलैंड्स थे, और इसी वजह से जापानीज लोगों ने बहुत सारी जगह पे लैंडिंग्स की, और उनका हमेशा से प्लान ये रहता था कि पहले एयर रेड करेंगे वहां पे, उस जगह को पूरी तरह डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, या तो सॉफ्टन अप कर देंगे, उसके बाद वहां पे लैंडिंग्स होती थी। और इसी वजह से इतने सारे जगह पे एक साथ जापानीज लोगों ने अटैक किया कि कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि उस साउथ पैसिफिक रीजन में एक जापानीज ऑक्टोपस है, जो एक साथ बहुत जगह पे हाथ मार रहा है। और इसी वजह से डिफेंसिव जो फोर्सेस थी, वो पूरी तरह डिवाइड हो रही थी कि हमको किस जगह को बचाना है। और उसके साथ साथ सब लोगों का अलग अलग उसमें स्वार्थ था। कोई सोच रहे थे कि यहाँ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, यहाँ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था डिफेंस का। और जो अटैक था वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से, उनका एक ही मकसद था कि हमको इस पूरी जगह की ऑयल फील्ड्स देनी है हम लोगों को। तो इसी वजह से ये जो 3 ईस्ट, सेंटर और वेस्ट का ये जो पूरा अटैक था, इनका मेन पर्पस था कि हमको सारी ऑयल फील्ड्स जो है जावा में और सुमात्रा में, इन सबको हमको सिक्योर करना है, हमको ऑयल चाहिए यहाँ पे। इस पूरे कैंपेन के दौरान नेवी का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो जापानीज नेवी और एलाइड फोर्सेस की नेवी टकराई यहाँ पे, बट जितने भी इंपॉर्टेंट नेवल बैटल्स हुए, उन सब में जापानीज विक्ट्री हुई। और जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे कैंपेन का बैटल था, बैटल ऑफ जावा सी, उसमें भी जापानीज लोगों की विक्ट्री हुई। एक दिन पहले उन्होंने जावा सी वाला बैटल हुआ, उसके 2 दिन के बाद फिर से सेकंड बैटल हुआ, उसमें भी जापानीज लोग जीते। तो कुल मिला के एलाइड फोर्सेस की नेवल पावर इस एरिया में पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, जिसको कहते हैं निस्तोनाबूद हो गई। और डच
लोग जो थे, यानी नेदरलैंड्स जो था, उनके पास इस पूरे एरिया में जितनी भी सरफेस नेवी थी वो खत्म, जीरो। और इसी वजह से अब उनके जो भी एम्बिशंस थे ईस्ट इंडीज को लेके वो हमेशा के लिए समाप्त हो गए। उनके लिए वो कंप्लीटली टाटा बाय बाय था। अब उनका यहाँ पे कुछ भी रहने वाला नहीं था। जापानीज लोगों ने कंप्लीटली उन लोगों की नेवल पावर को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया था। 8 मार्च 1942 को जावा के वेस्टर्न हिस्से में जो डच कमांडर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया और उसके बाद काली जाति ट्रीटी हुई थी। और अगले ही दिन यानी 9 मार्च को एक दूसरे डच कमांडर थे, उन्होंने अपनी सारी फोर्सेस को अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया। उन्होंने एक रेडियो अनाउंसमेंट किया था एक्चुअली कि इस पूरे रीजन में जो मिलिट्री पावर थी वो इस तरह से नहीं एस्टेब्लिश की गई थी कि वो एक जापानीज अटैक को रोक सके, और इसीलिए हमारे सोल्जर्स अब बिल्कुल भी इस हालत में नहीं कि वो और डिफेंड कर पाए और इस जगह को रोक पाए, तो इसीलिए अब वो सरेंडर करते हैं। और इसी के साथ साथ जो बाकी कमांडर्स थे वो एक्चुअली जो बाकी देश के कमांडर थे वो और यहाँ पे लड़ना चाहते थे, बट जब इतनी बड़ी फोर्स के साथ इन्होंने सरेंडर कर दिया तो बाकी लोगों ने भी फिर अपने सोल्जर्स के साथ सरेंडर कर दिया। और इसी के साथ ये जो पूरा डच ईस्ट इंडीज का कैंपेन है वो भी समाप्त हो गया। पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक बात जो बहुत सरप्राइजिंग है वो ये है कि एलाइड फोर्सेस ने ये जो ऑक्यूपाइड जगह थी जिनको जापान ने अब ले लिया था उनको रीटेक करने की कोशिश नहीं की। मतलब उन्होंने कोशिश नहीं की कि वापस ये डच ईस्ट इंडीज के जो आइलैंड्स हैं उनको वापस कैप्चर किया जाए, उन्होंने कोशिश ही नहीं किया। जब ये वॉर समाप्त हुआ तो उसके बाद जो कॉलोनियल स्ट्रेंथ थी यहाँ पे, डच लोग जो यहाँ पे इतने सालों से बैठे हुए थे उनका तो राज हमेशा के लिए खत्म। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब समाप्ति जो था वही डच पावर की भी समाप्ति थी इस एरिया में। पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानीज लोगों ने इंडोनेशिया के रीजन पे एक तरह से राज किया और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला इस एरिया में। और इसीलिए कहते हैं कि अगर जापानीज लोग और आगे बढ़ते और एक्चुअली अगर और बढ़ते हुए आगे वो अगर इंडिया में ब्रिटिश लोगों को इंडिया में हरा देते और इंडिया पे अगर जापानीज लोगों का पकड़ हो जाती तो कैसी सरकार यहाँ चलाते, किस तरह से यहाँ पे करते, मतलब क्या वो हम लोग को कंप्लीटली इंडिपेंडेंस देते, ये इस जगह से देखने को मिल जाता है कि उन्होंने इंडोनेशिया को जीतने के बाद वहां पे क्या किया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन जाती है कि क्या जापानीज लोग इंडियंस को फ्रीडम देते हैं या फिर इतने सारे भारतीय लोगों की उस जमाने में ये उम्मीद होती थी कि अगर जापानीज लोग आ जाए, जापानी लोग आ जाए अगर, तो इंग्लैंड को हरा देंगे, अंग्रेजों को हरा देंगे और हमको आजादी मिल जाएगी। तो क्या एक्चुअली ऐसा होता? इसके बारे में आपको क्या राय है मुझे कमेंट में बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों को क्या लगता है इसके बारे में। और जो भी है इस फाइनल कैंपेन के साथ जापान ने साउथ पैसिफिक के रीजन में अपनी पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर ली। और अब इनका जो अगला कदम था वो था डिफेंस। उनको पता था कि उन्होंने जिन जिन एरिया को जीत लिया है वहां पे यूएस का बहुत बड़ा उनका एक स्वार्थ है, वहां पे उनका कुछ बहुत बड़ा स्टेक है। उसके साथ ब्रिटिश लोगों का भाई मलया सिंगापुर के लिए इंपॉर्टेंट था। तो उनको पता था कि अब हमको एक काउंटर अटैक के लिए तैयार करना है, यहाँ पे जो अटैक होगा उसके लिए हमको डिफेंड करना है इन सारी जगहों को। तो उन सब के बारे में हम आगे एपिसोड से बात करेंगे। और ये पूरा जो पैसिफिक वॉर है इसके बारे में एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको। उस बुक का नाम है द पैसिफिक वॉर, लिखा है उसको जॉन कस्टेलो ने। उस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे सारे वीडियोस जो भी मैं बनाता हूँ वो सब किसी ना किसी बुक से मैंने लिए होते हैं, उन पर आधारित होते हैं। और मैं पर्सनली हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बुक्स आप पढ़िए, क्योंकि आपको बुक्स में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। और ऑब्वियसली ये भी होता है कि किसने लिखी है उस पर बहुत डिपेंड करता है, बट जब आपको एक बुक्स आप पढ़ते हो ना तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस बुक को पढ़ने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा।